हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 9 की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.2, जो कि पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। तो उससे पहले की थ्योरी देखेंगे, ठीक है। तो आज हम इसके अंदर सब कुछ कवर करेंगे, इसमें क्या डेफिनेशन होती है। ऑल्दो ये जो है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी ये क्लास 10 में आ चुकी है, तो अपने लिए काफ़ी आसान होगी। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी काफ़ी आसान है, उसको हम टफ नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन लेन दिए, लेकिन टफ तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। फिर इसके बाद में इसकी जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, nth टर्म वाला जो होता है ना वो, और सम का क्या फॉर्मूला होता है, कितने सारे और फॉर्मूले होते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फिर अर्थमेटिक मीन, यहाँ पर एक और चीज़, नई चीज़ है वो देखेंगे। साथ ही साथ फिर बहुत सारे अर्थमेटिक मीन हम डाल सकते हैं दो नंबर्स के बीच में, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। तो बस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका जो सबसे मेन फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस डी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, तो कुछ एक ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए थे। यहाँ पर जब भी हमें अगली टर्म निकालनी है, मतलब ए एन निकालना हो, तब वो डिपेंड करेगा ए एन माइनस वन क्या है, ठीक है। तो ए एन माइनस वन में हम कोई फिक्स नंबर है डी, एक कॉन्स्टेंट है, ये जोड़ देंगे। तो पिछले नंबर में कोई नंबर जोड़ देंगे तो हमें नया नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए पी। यहाँ पे ये जो डी है, जो हम फिक्स्ड नंबर है, ये क्या है, डी एक फिक्स्ड नंबर है जिसको हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या, इस डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो कि सबको पता है। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। शॉर्ट फॉर्म में इसको सी डी ऐसे बोल देंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस सबसे मेन फॉर्मूला ये होता है, एपी में ये होता है। पिछले वाले नंबर में आप कोई कांस्टेंट नंबर जोड़ते चलो तो आपको अगला 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 नंबर मिलता रहेगा। तो अब यहाँ पर हम जनरल टर्म पर आते हैं। तो आप देखो कि पहला नंबर समझो कि जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट फर्स्ट टर्म, जो पहला नंबर है वो मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ठीक है। पहला नंबर ए मान लिया, और जो कॉमन डिफरेंस है वो मैंने डी मान लिया। तो यहाँ पर जो ए पी बनेगी वो क्या बनेगी, सबसे पहले पहला नंबर ए, फिर अगला नंबर जब आएगा तो अगला नंबर निकालने के लिए पिछले वाले नंबर में मेरे को डी जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे आगे से आगे चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा अभी हम देखेंगे। देखो ये है पहली टर्म, मतलब ए वन। कई बार इसको ए वन बोल देते हैं, कई बार इसको टी वन ऐसे भी बोल देते हैं, तो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी यूज में करो। फिर है, ये है दूसरी टर्म, तो इसको हम ए टू बोलेंगे। ये है तीसरी टर्म, इसको हम ए थ्री बोलेंगे। ये है चौथी टर्म, इसको बोलेंगे ए फोर बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्लास 10 के अंदर भी ऐसे ही बताया था। तो अब देखो, जैसे ये चौथी टर्म है, जो चौथी टर्म के अंदर डी का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। ये तीसरी टर्म है, तो तीसरी टर्म में डी का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। मतलब एक कम चल रहा है कोएफिशिएंट। तो ऐसे करते करते जनरल टर्म में, अगर जनरल टर्म पर आऊँ, जनरल टर्म, तो जो कि जनरली हम ए एन इस्तेमाल करते हैं, तो ए एन में क्या होगा, ए प्लस समथिंग इंटू डी होगा। जैसे ए फोर के अंदर ए प्लस थ्री डी था, तो एक कम हो गया ना। तो एन एथ टर्म में क्या होगा, यहाँ पे एन माइनस वन इंटू डी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एन एथ टर्म भी बोल सकते हैं, कॉमन सेंस है। तो समझ गए आप, ये फॉर्मूला हो गया इसका। तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जान भी रहे थे, तो अब सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, जनरल टर्म मतलब ए एन, एनथ टर्म, एनथ टर्म, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए है फर्स्ट टर्म, एन जो जिसका नंबर हम ढूंढ ही रहे हैं, और डी कॉमन डिफरेंस हो गया। तो फॉर्मूलों की बात हो ही रही, तो अब हम इसका सम का देख लेते हैं। सम का फॉर्मूला, सम मतलब यहाँ पर अगर मैं इन सभी नंबर्स को जोड़ूँ तो कितना आंसर आएगा, सम ऑफ ए पी, और जिसके अंदर एन टर्म्स है तो उसको एस एन बोल दूंगा मैं। एस एन का मतलब क्या हो गया, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस, ऐसे करते करते ए कहाँ तक, एन तक। तो जैसे एस 100 की बात होगी तो ए वन से लेके ए 100 तक है ना, स्टार्टिंग की 100 टर्म्स का सम। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला सबको पता है, ये नहीं है तो आप याद कर लो, क्योंकि बहुत बेसिक है। क्लास 10 वाले जो फॉर्मूले हैं एपी के अंदर, यहाँ पर जो देखेंगे उसमें बहुत सारा 80% पोर्शन वही है पुराना वाला। एक टॉपिक नया आ जाएगा, और वो भी बहुत आसान टॉपिक है, उसमें भी इन्हीं फॉर्मूलों की मदद हम लेंगे। तो बोल सकते हो आप 100% 10th वाला ही है, ठीक है। थोड़ा सा एक टॉपिक बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें भी थ्योरी यही चलेगी। अच्छा, ये सम ऑफ एपी हो गया। अच्छा, सम ऑफ एपी मतलब एस एन का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं एन बाई टू, जो कि आसान दिखता है, ए प्लस एल। यहाँ पे जो एल है वो लास्ट टर्म है ना, ये क्या है, लास्ट टर्म। कई बार हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं,
n/2 ए मतलब पहली टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मतलब क्या a1, और एल मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है an है, तो ये हो गया an। तो ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब फॉर्मूलों की बात चल रही तो एक फॉर्मूला और मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 फॉर्मूले हो गए ना, तो एक और फॉर्मूला आप याद रख लो ए एन का, वो होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ठीक है। एस एन मतलब एन टर्म्स के सम में से अगर हम एन माइनस वन टर्म्स का सम माइनस कर दें तो हमें nth टर्म ही मिलेगी। तो ए एन के दो फॉर्मूले, अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ए एन के दो फॉर्मूले हो गए और एस एन के भी दो फॉर्मूले हो गए। चारों फॉर्मूले आपको मतलब जुबान पे होने चाहिए। देखो भाई, एस एन का मतलब क्या होता है, ए वन आ जाएगा, ए टू आ जाएगा, ऐसे करते करते ए एन माइनस वन और ए एन, इन सभी टर्म्स का समेशन, माइनस एस एन माइनस वन का मतलब क्या हुआ, ए वन आएगा, ए टू आएगा, ऐसे करते करते ए एन माइनस वन तक ही, क्योंकि यहाँ पे एस एन माइनस वन है ना, तो एन माइनस वन टर्म्स तक का सम। इनको जोड़ेंगे फिर माइनस करेंगे, तो होगा क्या, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये आगे ज़्यादा काट नहीं पाएगा, तो दोनों के माइनस करते टाइम एक ही नंबर बचा, वो क्या है, ए एन, वो क्या है, ए एन। तो इन दोनों को माइनस जब करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ए एन ही आएगा। जैसे आपको चाहिए 100th टर्म चाहिए, है ना, या फिर समझो कि आपको चाहिए 10th टर्म, है ना, 10th टर्म चाहिए, तो 10th टर्म चाहिए और आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दे रखा, तो आप एस एन का फॉर्मूला दे रखा है, तो आप क्या करोगे, एस 10 निकाल लेना, एस 9 निकाल लेना, दोनों को माइनस कर देना, तो यहाँ पे जो आगे वाला है एन वही यहाँ पे आ जाएगा एन, ठीक है। तो आपको nth टर्म मिल जाएगी। दोस्तों अब हम ए पी की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है, इफ़ ए कोमा बी कोमा सी आर इन ए पी देन, तब क्या होगा, जो बीच वाला नंबर है बी, वो क्या होगा, पहले और तीसरे मतलब a प्लस सी बाई टू हो जाएगा ना, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, और जो बीच वाला नंबर है b उसका डबल 2b पहले और तीसरे के बराबर a प्लस सी, ऐसे बन जाएगा। तो आप जो मर्जी वो याद करो, दोनों ही यहाँ पे सही चीज़ें। यहाँ पे जो नीचे की तरफ जो 2 था उसको मैंने उधर भेज दिया, तो ये ऐसा बन गया। अब ये आया कैसे, देखो भाई, ये इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा प्रूफ है। जब ऐसा ऐसा है ना, तो ये नंबर ए पी में है, तो होगा क्या, इन इसमें डी जोड़ा गया तो बी मिल गया होगा हमें, फिर बी में डी जोड़ा गया तो सी मिल गया होगा। अच्छा, डी मतलब कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका होता है, देखो यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस, इसको निकालने का क्या तरीका होता है, आप अगली टर्म में से पिछली वाली टर्म माइनस कर लो, ए टू माइनस ए वन कर लो, या फिर आप तीसरी वाली टर्म में से, फिर तीसरी वाली टर्म में से दूसरी वाली टर्म ही माइनस करना, पहली वाली मत करना। दो लगातार टर्म्स का अंतर, मतलब आगे वाली माइनस पीछे वाली, तो यहाँ पर ए टू हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ए फोर में से आप ए थ्री ही माइनस करोगे, ए थ्री माइनस ए फोर, यहाँ पे ऑर्डर चेंज भी मत करना, आगे वाली जो टर्म है वो पहले आनी चाहिए, बाद पीछे वाली जो टर्म है वो फिर इधर पीछे आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर होगा, ये नंबर बोल दिया है पी में है, तो बी माइनस ए बराबर ना, बी माइनस ए बराबर, या बी और सी में क्या रिलेशन होगा, सी माइनस बी बोलूँगा मैं, सी माइनस बी। तो इसी चीज़ को सोल्व करते करते मेरे को ये रिजल्ट मिलता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, वैसे यहाँ पर लिखी हुई है, ये काफ़ी बड़ी है, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, अभी आप समझ जाना बस। समझो कि एक एपी है, उसके अंदर यहाँ पे कुछ एपी में जो जो टर्म्स है सबके अंदर एक कांस्टेंट हमें ऐड करना है, या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर मल्टीप्लाई करना है, या फिर डिवाइड करना है। तो ऐसे ऐसे करने से जो नई सीक्वेंस हमें मिलेगी वो भी एपी ही होगी। तो इसको मैं बस ऐसे लिख देता हूँ, कोई एपी है तो उस एपी में आप प्लस का के कर दो, के कोई कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर ईच टर्म, हर एक जो ईच टर्म ऑफ एपी, एपी की हर एक टर्म है ना उसके लिए है ये के, आप हर एक टर्म में के जोड़ दो, या के माइनस कर दो, या मल्टीप्लाई बाय के कर दो, या फिर डिवाइड बाय के कर दो, ठीक है। तो ऐसा करने से जो भी आपको न्यू सीक्वेंस मिलेगी, या फिर न्यू जो भी रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलेगी, वो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी अगेन क्या होगी, एक एपी होगी, ठीक है। लेकिन वो एक नई एपी होगी, न्यू एपी होगी, ठीक है। तो मतलब एपी में आप कुछ भी जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो उनके नंबर्स के साथ में जो भी करना है, लेकिन सेम सेम नंबर ही करना है हर एक टर्म में, ईच टर्म में के ही करना है। ऐसा नहीं कि पहली टर्म में 5 जोड़ दिया, दूसरी में 3 जोड़ दिया, ऐसा नहीं। हर एक टर्म में अगर आप सेम नंबर जोड़ोगे तो जो नई सीक्वेंस मिलेगी वो भी एपी होगी, या फिर मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, कुछ भी कर लो, नई एक एपी ही मिलेगी। अच्छा, कई बार ये भी होती है कि एपी एक एपी में है
उसमें आप दूसरी ए पी जोड़ दो, AP1 प्लस AP2, तब आपको एक नई ए पी मिलेगी, तो AP3 हो जाएगी वो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स जोड़ना है। जैसे आप इसमें A1 है तो इसका वाला जो पहली टर्म है B1 वो जोड़ना आपको, इसमें समझो कि दूसरी टर्म A2 है, इसमें दूसरी टर्म समझो कि B2 है, वही जोड़ना है, ठीक है। तो ये समझो कि आपको C1 मिल जाएगा, ये C2 मिल जाएगा, तो ये इसकी है C1 C2 C3 ऐसे, ठीक है। ये जो नए नंबर मिलेंगे वो भी अगेन किस में होंगे, AP में ही होंगे। दो एपीज़ की अगर आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स जोड़ते हो तो जो नई एपी आपको, जो नई सीक्वेंस मिलेगी वो भी एपी ही होगी। हाँ, थोड़ी सी नई जरूर होगी वो। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अजम्पशन के लिए। अगर हमें जैसे कोई टर्म्स माननी हो कि भाई एपी में ये टर्म मान लेते हैं, तो उसमें देखो क्या क्या हम लगा सकते हैं। ये एक तरीका है, ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने अलग से प्रॉपर्टी बना दी है, ठीक है। आसानी, क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम आसानी है उसके लिए। तो इसके अंदर क्या है, अजम्पशन ऑफ टर्म्स इन एपी, आप कैसे अज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो। तो पहली बात तो ये जो भी मैं बताऊंगा वो उसकी कंडीशन है। ये कंडीशन ये है, वैसे तो आप कभी भी लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत आसान हो जाए इसके लिए कंडीशन ये है कि जो टर्म्स है उनका समेशन पता होना चाहिए हमें, मतलब उनको जोड़ें तब कितना आंसर आएगा ये क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए कि भाई 3 टर्म्स है एपी में तो उनका जो समेशन है वो 100 है, या फिर 4 टर्म्स है तो उनका समेशन फलाना फलाना है। तो ऐसा गिवन होगा तब आप ये लगाना, अगर ऐसा गिवन नहीं तो आपकी जो मर्जी है वैसे मानो। आप उस केस में अगर सम गिवन नहीं है तो आप यही मान लेना ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ये 3 टर्म्स, 4 टर्म्स के बारे में पूछा तो ये 4 मान लेना, ठीक है। लेकिन अगर सम गिवन है तब भी आप ऐसे मान सकते हो, लेकिन एक तरीका और मैं बता रहा हूँ, उससे और आसानी हो जाएगी। वो क्या है, वैसे आपको शायद पता होगा 10th क्लास में भी आ जाता है ये चीज़ कि आप a मानो, फिर इसके आगे a प्लस डी मानो और इससे पहले a माइनस डी मान लो, ठीक है। अच्छा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, d हो गया। इसमें बस ध्यान रखने वाली बात ये है, फर्स्ट टर्म a नहीं है, फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस डी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो ऐसे आप अगर आप मानोगे, फिर सम गिवन है तो आप क्या करोगे, सभी को जोड़ोगे तो d से d कट जाएगा, इससे आसानी हो जाएगी, वेरिएबल्स कम हो जाएंगे। अगर 5 टर्म्स है तो आप क्या करोगे, बीच में a मान लेना, इधर a प्लस डी तो इधर a माइनस डी, इधर a प्लस 2D तो इधर a माइनस 2D, ठीक है। तो ऐसे ये ऐसे आप 5 मान सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी बहुत आसानी हो जाएगी, अगर इन पांचों टर्म्स का समेशन पता है तो आप अगर इनको जोड़ोगे तो 2D से 2D कट जाएगा, D से D कट जाएगा और यहाँ पे 5a आ जाएगा, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, ठीक है। यहाँ पर भी जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, D है, ये इसका हो गया। लेकिन कभी कभार ना इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि अगर 4 टर्म्स अगर हमें माननी हो तो कैसे मानेंगे, बीच में ए तो ले नहीं सकता क्योंकि फिर मैं ऐसे इम्बेलेंसा बन जाएगा। अगर मैं ऐसे लूँगा फिर चौथी टर्म कहाँ जोड़ूँ, इधर या उधर। तो जैसे ही अभी ये बैलेंस्ड है, डी से डी कट जाएगा जोड़ेंगे तो, लेकिन अभी अगर मैं इधर की तरफ डी करूँगा तो फिर a प्लस 2D करूँगा तो फिर वो इम्बेलेंसा हो जाएगा। तो अपना जो मतलब है ना आसान बनाने वाला, कैलकुलेशन आसान वाला, वो पर्पज़ खत्म हो जाएगा। उससे बढ़िया तो फिर आप ऐसे ही मान सकते हो ना। लेकिन एक और तरीका है, जैसे आप समझो यहाँ पर a है, फिर a प्लस डी आया, फिर a प्लस 2D आया, फिर a प्लस 3D आया, फिर आगे और आएगा ना, इससे पीछे a माइनस डी आएगा, a माइनस 2D आएगा, a माइनस 3D आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो अब इसमें सॉल्यूशन क्या निकाला भाई, 4 टर्म्स माननी है तो बीच वाले को अगर मैं ले लूँगा तो अगर फिर एक तो ये हो गया, फिर बची 3, तो एक इधर से लूँगा तो फिर 2 इधर से लूँगा, फिर एक इधर से लूँगा तो 2 इधर से, तो ऐसे इम्बेलेंसा हो रहा है। तो क्या किया भाई, बीच वाला लेंगे ही नहीं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इनमें अंतर कितना हुआ, यहाँ से डायरेक्ट इस पे जाऊँगा तो मेरे को 2D जोड़ना पड़ेगा क्योंकि बीच वाला एक काट चुका। यहाँ से इस पे आऊँगा तो D जोड़ूंगा, फिर यहाँ से वहाँ जाऊँगा तो D जोड़ूंगा, तो टोटल 2D का अंतर हो गया। तो अब यहाँ से फिर 2D का जंप लगाऊंगा क्योंकि AP में तो होने चाहिए ना नंबर, AP में तो मानना ही है। तो फिर इससे अगला भी फिर मैं वही मानूंगा और इससे पीछे वाला भी 2 कदम छोड़ के ये मानूंगा। तो ऐसे मानना ज़्यादा सही होगा। कैसे, a माइनस 3D, a माइनस डी, फिर a प्लस डी एंड a प्लस 3D। तो ऐसे अगर आप नंबर मानोगे, 4 नंबर जिनका समेशन पता हो तो ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, बस यहाँ पर ये बता दो कि इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2D है। कितना है, 2D। आप देखोगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D नहीं है, कॉमन डिफरेंस है 2D। और अगली चीज़ यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो ये a प्लस डी है, फिर a प्लस 3D इनमें से नहीं है, a माइनस 3D है पहली टर्म। तो ये भी कई बार क्वेश्चंस चकमा दे देते हैं। तो अज्यूम, अच्छा 6 टर्म माननी तो क्या करेंगे, यही पैटर्न चलेगा, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ये 4 टर्म्स तो होएगी। तो इवन टर्म्स है तो आप एक और इधर ये बीच वाली छोड़ के और उधर मानोगे, इधर एक छोड़ के इधर वाली मान लोगे। तो a माइनस 3D से 2 पहले क्या रही होगी, a माइनस 5D। तो a माइनस 5D, फिर a माइनस 3D, फिर a माइनस D, a प्लस D,
ए प्लस 3d एंड ए प्लस 5d। आप देखोगे तो इसमें 2d जोड़ा, फिर 2d जोड़ा, 2d, फिर 2d और लास्ट में 2d। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे 6 तक कभी क्वेश्चन आता नहीं है, क्वेश्चन 2 ही पे आता है, 3 नंबर मानने पर या फिर 4 नंबर मानने पर, 5 वाले में भी नहीं आता। ठीक है, तो जब भी आएगा आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ऐसे कब करना, जब सम पता हो, सम गिवन हो उन्हीं टर्म्स का, वरना तो आप क्यों फालतू माता बच्ची करो, यही मान लेना है स्टार्टिंग की। ठीक है, और अगर सम भी पता हो तब भी आप ऐसे मान सकते हो, अगर आप वो चीज़ें भूल गई हो तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़कर प्रॉपर्टी से अब हम आगे बढ़ गए। अब अपने पास में ये टॉपिक आ गया अर्थमेटिक मीन। तो इसमें 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहले तो 2 नंबर अपने पास में ए और बी, उनके बीच में एक अर्थमेटिक हमें निकालना, अर्थमेटिक मीन निकालना हो, तब क्या होगा, और एक से ज़्यादा, फिर भले पूछे 2 पूछ ले, 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, तो वो उन सब की एक अलग कैटेगरी है। तो 2 कैटेगरी में हम अब इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी। तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इनका अर्थमेटिक मीन वही होगा जैसे हम एवरेज निकालते हैं। 10th क्लास में हमने देखा था मीन, एक शब्द आपने सुना होगा मीन, हिंदी वाले जानते होंगे, माध्यिका या ऐसा किसी वर्ड से जानते हैं ना। तो वो कैसे निकालते हैं, एवरेज, औसत से निकालते हैं ना, वैसे ही ए प्लस बी बाई 2। तो ये हो गया इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, मतलब ए एम बराबर ए प्लस बी बाई 2 हो गया। ठीक है, तो इतना आसान है, ये पहली चीज़ तो आप समझ ही गए। अच्छा, यहाँ पर कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है जेई वगैरह के अंदर 3 नंबर 4 नंबर, तो उनमें भी अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट चलता है। तो उनमें हम ऐसे ही निकालेंगे एवरेज वाले फॉर्मूले से। जैसे मैं पूछूं कि भाई अर्थमेटिक मीन बताओ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, 4 नंबर है, 3 भी पूछा जा सकता है, 4 नंबर पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, इनका जो ए एम होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप बता सकते हो। तो यहाँ पर ये पहली चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई कुछ नंबर है आपके पास में, ठीक है, नंबर 2 हो या फिर बहुत सारे हो, तो उनके बीच में एक ही अर्थमेटिक निकालना हो। ठीक है, ओनली एक ही अर्थमेटिक। यहाँ पर अर्थमेटिक मीन्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स कितना है, ओनली 1। भले 2 नंबर फिर 2 नंबर का पूछ लिया जाए या फिर 5 या 10 या 100 नंबर का पूछ लिया जाए, जब एक ही अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तब आप वो जो तरीका है वैसे ही करते रहना, नंबर्स को ऊपर जोड़ देना, डिवाइड बाय जितने उन नंबर्स की संख्या है वो डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं। अगर आपको एन अर्थमेटिक मीन्स अगर आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, फाइंड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, एन अर्थमेटिक मीन हमें फाइंड करने हैं, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। इनके अंदर नंबर कितने भी हो सकते थे, अर्थमेटिक मीन एक ही निकालते थे। यहाँ पर नंबर 2 होंगे, ओनली फिक्स 2 होंगे, लेकिन इनके बीच में जो अर्थमेटिक मीन होंगे वो कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 है, 1 भी हो सकता है, ऐसा 15 मीन भी हो सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। तो आपको बताना है कि कैसे हम ये इतने सारे मीन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका ना मीनिंग समझते हैं, एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन है, समझो कि ये आपका घर है और ये आपके फ्रेंड का घर है, या फिर किसी का भी, मेरा समझ लो या कैसे भी समझ लो ना। तो आप हो, समझो कि आप ए हो और आपके फ्रेंड का घर है बी। ठीक है, तो क्या करना है कि भाई आपके यहाँ पे ना, आपके पास तो यहाँ पे लाइट आती है, तो आपको ना यहाँ से, अब आपका जो फ्रेंड वो भी चाहता है कि उसके घर भी लाइट पहुँचे, लेकिन अब बीच में ना कुछ खंबे लगा दिए मैंने। तो खंबे, हम ये तो सबको पता ही है कि कई बार हम घर के पास लगा देते खंबा, लेकिन जब भी हम फिर एक खंबे के आगे अगला वाला जो खंबा लगाते हैं, जो पिलर लगाते हैं, तो उनके बीच में, जैसे यहाँ पर समझो कि यहाँ पर डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है, समझ लो कि डी डिस्टेंस है, तो अब इससे अगला वाला जो खंबा होगा उनमें भी लगभग यही डी डिस्टेंस मानी जाएगी, और उससे आगे भी यही डी डिस्टेंस मानी जाएगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी खुद की तरीके से एक और आइडिया दे देता हूँ कि भाई जो आप 2 खंभों के बीच में डिस्टेंस रख रहे हो ना, वही डिस्टेंस इस घर और इस खंबे के बीच में भी रख लेना, और वही डिस्टेंस आप इधर भी रख लेना। ठीक है, तो ये जो खंबे लगते हैं, ये कोशिश यही रखी जाती है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो क्या रहे, सेम टू सेम रहे, है ना। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे धीरे धीरे एपी वाली फीलिंग आ रही है। जीपी, जब हम ज्योमेट्रिक मीन वगैरह और वो सब देखेंगे तब वहाँ पे ऐसी फीलिंग नहीं आती। ठीक है, वहाँ पर हमें कुछ और तरीके से समझना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको एक नंबर, ये है ए अपना, ये जो पहला वाला नंबर है ये बी, ये दूसरा वाला नंबर। ठीक है, अभी इनके बीच में मैंने कुछ खंबे लगा दिए, इन दोनों घरों के बीच में कितने खंबे लगा दिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस खंबे को नाम दे देता हूँ मैं
A1 है ना, इस खंबे को, इस दूसरे वाले खंबे को नाम दे देता हूँ मैं A2, और इसको नाम दे देता हूँ मैं A3, इसको नाम दे देता हूँ मैं A4। ऐसे कितने भी खंबे हो सकते थे, n खंबे भी हो सकते थे, है ना, 100 खंबे भी हो सकते थे, 2 खंबे या फिर 1 खंबा भी हो सकता था। तो ऐसे ही है यहाँ पर। तो आप यहाँ से समझो अर्थमेटिक मीन क्या होते हैं, बहुत सारे। एक तो आप समझ ही गए, है ना, जब एक की बात आती है तब डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, एक घर यहाँ पे हो गया, दूसरा घर आपका यहाँ पे हो गया, और बीच में इनके बीचों बीच एक खंबा लग गया। तो ऐसा होता है, ये है अपना ए, ये है बी, और ये बीचों बीच कौन सा है, अर्थमेटिक मीन। जैसे यहाँ पर आप वैल्यूज लेके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, ये अगर 2 है, ये अगर 4 है, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो एकदम फिक्स इनके बीचों बीच आएगा। ठीक है, एकदम बीचों बीच। ऐसे नहीं होगा कि वो 2 के करीब होगा या फिर 4 के करीब होगा, ऐसा नहीं, एकदम बीचों बीच आएगा वो। ठीक है, तो ऐसे हमने इनके बीचों बीच एक खंबा लगाया, तो ये अपनी ऐसे कैलकुलेशन हो गई। लेकिन खंबा एक नहीं लगाना, अब ऐसे हम बहुत सारे खंबे लगाने हैं, तो यही क्या है, अर्थमेटिक मीन है। तो कुल मिला के बात ये है, अर्थमेटिक मीन्स क्या होते हैं। अर्थमेटिक मीन समझ लो कि A1, A2, A3 ऐसे n अर्थमेटिक मीन है तो an है। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका महत्व क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, कुछ खास ऐसे नंबर्स होते हैं, सो दैट ये पहला वाला घर, लास्ट वाला घर और बीच वाले नंबर, बीच वाले खंबे A, फिर बीच में कौन आ गया, ये A1 आ गया, फिर A2 आ गया, फिर A3 आ गया, ऐसे करते करते AN आ गया। ठीक है, तो लास्ट में लास्ट वाला घर भी आ गया। तो ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं कि पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर, साथ ही साथ बीच वाले नंबर, तो इनको अगर मैं सबको एक साथ लिखूं, 2 तो ये है और n ये है, टोटल कितने नंबर हो गए, n+2 नंबर हो गए। तो ये सारे n+2 नंबर्स अपने आप में क्या बनाते हैं कि AP बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म AP। तो ऐसे कोई खास हमें नंबर बताने हैं। बात यही है, आपको क्वेश्चन में 2 नंबर दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा बीच में 4 अर्थमेटिक मीन फाइंड करो। तो आपको ये पता करना है कि 2 घर है यहाँ पर, आपको यहाँ पे बीच में 4 खंबे लगाने हैं। तो यहाँ पर समझो कि ये जो भी पहला वाला नंबर है जो भी है, उसके बाद में अगला नंबर क्या आएगा, मतलब इससे कितनी दूर अगला वाला खंबा लगेगा, उससे कितनी दूर। एक बार अगर आपको ये D पता चल गया ना, तो फिर तो आप सारे खंबे आराम से लगा दोगे। इसमें D जोड़ दोगे तो ये A1 क्या हो जाएगा, A+D हो जाएगा। फिर इसमें फिर D जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, A+2D हो जाएगा। इसमें D जोड़ दोगे तो ये A+3D हो जाएगा। इसमें D जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, A+4D हो जाएगा। मज़े की बात ये है, हमें अब यहाँ पे एक ही दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे ओनली 1 प्रॉब्लम है, या फिर बोल सकते हो ओनली 1 अननोन है, और वो कौन है, D हमें नहीं पता। बस D आ जाएगा ना तो सब कुछ पता चल जाएगा, पहला खंबा हम उठा के वहीं रख देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये जब आप ऐसा कर रहे हो ना तो इस फ्लो को रोकना मत। आप जब जैसे B पर पहुँचोगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, यहाँ पर A+4D है। जब A4 के आगे आप अगला वाला जैसे घर ही आ जाएगा फिर तो, लेकिन घर भी इस खंबे से कितना दूर आएगा, D दूर आएगा। तो ये जो B है, B की वैल्यू क्या हो जाएगी, A+5D हो जाएगी। तो B बराबर क्या हो जाएगा, A+5D हो जाएगा। B आपको पता होगा क्वेश्चन में दिया होगा, A आपको पता होगा क्वेश्चन में दिया होगा, D यहाँ पे बस यही अननोन बचा। तो यहाँ से D हमें पता चल जाता है, समझ गए ना। तो ऐसे आप समझ पा रहे हो। अब इसको थोड़ा सा हम अपने कैलकुलेशन पर्पज से देख लेते हैं। यहाँ पर ये पहला नंबर है A, लास्ट वाला नंबर क्या है, B है। तो बीच में A1 आ गया, फिर A2 आ गया, ऐसे करते करते लास्ट में AN आ गया। ये बीच में हमने n अर्थमेटिक मीन n AM हमने इसके अंदर डाल ही दिए। तो अब हमें बताना है कि भाई यहाँ पर देखो कैसे कैसे मानेंगे। A तो हो गया पहला, A से आगे A1 कब लगेगा, तो A से आगे A1 कैसे आया, A+D, तो इसकी जगह A+D आ गया। अच्छा ये क्या आएगा, A+2D। यहाँ पर मज़े वाली बात क्या है, यहाँ पर ये है A2, तो A2 के अंदर यहाँ पे 2 ही आ रहा है। तो इसको आप उससे कंफ्यूज मत करना कि भाई उसमें तो D के साथ में एक कम आता है। वो एक्चुअली उसमें जो A1 A2 A3 होता है ना, वो पहली बात तो स्मॉल होता है A1 A2 A3। और नेक्स्ट चीज़, वहाँ पर जो A1 होता था वो पहले नंबर पर होता था, यहाँ पर A1 है दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो आप समझना ये। तो देखो A1 में A+D आ गया, A2 के अंदर A+2D आ गया, A3 के अंदर A+3D आएगा ना कि A+2D। तो ऐसे बताओ AN में क्या आएगा, A+n×D आएगा। ठीक है, सेम टू सेम चल रहा है। तो बस ये और बता दो कि ये B है ना, B में क्या आएगा, तो इसी फ्लो में रुकना मत, ये फ्लो तोड़ना मत। तो ये B की वैल्यू क्या हो जाएगी, A+n+1×D। इसके अंदर टोटल कितने नंबर्स है, n+2 नंबर्स है।
बीच में n और 2 ये, तो n+2 हो गए टोटल। ठीक है, तो n+2th टर्म के अंदर यहाँ पे n+1 आ रहा है। तो यहाँ से अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें एक हिंट मिल जाएगा, या फिर हम ऐसा समझ लो कि यहीं से यहाँ पे सोल्व करना है, यहाँ पे हिंट है ये। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें क्या नोन है यहाँ पर, डी नोन है, तो डी यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, इसको मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, b बराबर क्या हो गया, a+n+1 इंटू डी। इस ए को मैं इधर ले आया तो ये बन गया b-a बराबर n+1 इंटू डी हो गया। अच्छा, यहाँ पे d निकालना है तो इसको मैं नीचे भेज दूंगा, b-a/n+1 बराबर क्या हो गया, d हो गया। तो जैसे ही हमें d पता चल गया, अब हमें सब कुछ पता चल जाएगा। ये d उठा के आप इसके अंदर रख दो, इसके अंदर रख दो, सब के अंदर रख दो, तो आपको ये सब के सब सारी वैल्यूज आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, इसके जो क्वेश्चंस है ना, अभी कैसे करेंगे हम, यहाँ पर जो एक्सरसाइज 9.2 है वो तो उसके अंदर करीबन 14th क्वेश्चन है ना, 14th क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, मतलब ऐसे बीच में 5 नंबर हमें डालने हैं ताकि जो भी सीक्वेंस मिले वो एक एपी हो। तो यहाँ पे जाके इसका पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग के 13 क्वेश्चन में इसका कोई जिक्र नहीं है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। उससे पहले आपको एक काम करना है, यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 से पहले 5 एग्जांपल्स दे रखे हैं। जस्ट पहले एक अर्थमेटिक मीन्स के बारे में एग्जांपल दे रखा है, ये आपको देखना है, पढ़ना है। और उससे पहले यहाँ पे जो भी 5 एग्जांपल्स दे रखे हैं टोटल 9.1 और 9.2 से पहले, वो सब के सब आपको पढ़ के तैयार रखने हैं सोल्व करके, तभी मज़ा आएगा अपनी जो एक्सरसाइज है वो सोल्व करने का। तो ये बस मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ। चेक वेक तो देखो कैसे होता है, तो मैं चेक नहीं करने वाला हूँ, आपको खुद ईमानदारी से ये सोल्व करके रखना है। उसके बाद में हम 9.2 आपको स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। मैं तो 9.2 स्टार्ट कर दूंगा, आप उससे पहले प्लीज़ एक बार ज़रूर सारे एग्जाम्पल देख लेना। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल्स है, सारे के सारे एग्जाम्पल शानदार है। ठीक है, इस बार कोई भी मतलब ऐसा माड़ा मोटा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब आगे। थैंक यू वेरी मच।